दोस्तों आज हम चलेंगे हमारे एक कोल्ड चेन पॉइंट पर। आज हम वहां पर डिफ्यूज़र को स्टेप बाय स्टेप कहां से चेक करें, कैसे चेक करें, उस सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। जो दोस्त नए हैं वो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम किसी भी उपकरण को आप कहां से स्टार्ट करेंगे चेक करना, उसके बारे में विस्तार रूप से बातें करेंगे। जो मेरा कोल्ड चेन पॉइंट है दोस्तों उस पहाड़ी के नीचे है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अभी थोड़ी दूर और हम जाएंगे और उस पहाड़ी के नीचे हमारा वो कोल्ड चेन पॉइंट है। वहाँ पर मैं आपको उस डिफ्यूज़र को चेक करने के जो भी स्टेप हैं वो सभी हम वहाँ पर जानेंगे। तो दोस्तों हम लगभग पहुंचने ही वाले हैं हमारे उस कोल्ड चेन पॉइंट पर। अभी आप जो ये आजू बाजू में फसलें देख रहे हैं ना दोस्तों, ये यहाँ की आम फसलें हैं जिन्हें हम लोकल भाषा में बाजरा कहते हैं। शायद आप अपने क्षेत्र में कुछ और नाम हो इनका, लेकिन हमारे जो लोकल भाषा है उसमें हम इसे बाजरा कहते हैं। जैसे गेहूँ होती है वैसे ही है, बाजरा होता है और लगभग यही फसल यहाँ पर उगाई जाती है। तो हम जिस आइसलैंड डिफ्यूज़र को ठीक करेंगे दोस्तों वो वेस्टफोस्ट कंपनी का, जो कि एक बाहर की कंपनी है, शायद डेनमार्क की ही कंपनी है वेस्टफोस्ट। तो हम लगभग पहुंच ही गए हैं। तो दोस्तों यह है वो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। इसके डिस्प्ले पर जैसे ही मैंने रोशनी फेंकी तो इसने तापमान को दिखा दिया। इसका तापमान अभी 32.9 दिखाई दे रहा है। यह तापमान काफ़ी ज़्यादा है, रूम टेम्परेचर के लगभग है, लेकिन इसमें वैक्सीन नहीं रखी। वैक्सीन को निकालकर किसी अन्य उपकरण में रख दिया गया है, इसलिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब हम इसकी फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। जब भी आप किसी कस्टमर के यहाँ जाए तो सबसे पहले आप कस्टमर पूछिए कि उस उपकरण में समस्या क्या है, फिर उसी के हिसाब से हमें फॉल्ट फाइंडिंग करनी होती है। सबसे पहले हमें वोल्टेज की क्षमता को जाँचना होता है। अगर स्टेबलाइज़र लगा है तो आप देखिए स्टेबलाइज़र में आउटपुट क्या दिखाई दे रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेबलाइज़र के डिस्प्ले में जो आउटपुट है वही सही मायने में उस सॉकेट या प्लग से निकल रही होगी। इसलिए अपने मल्टीमीटर से या फिर अपने क्लैम्प मीटर से सबसे पहले विद्युत की आउटपुट को जांचिए। उसके बाद हम देखेंगे क्या हमारा जो उपकरण है वो कहीं करंट लीकेज तो नहीं कर रहा। कभी भी आपको उपकरण पर सीधे हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप पूरी तरह से इंसुलेटेड होने चाहिए। आपके पैरों में अच्छी क्वालिटी के जूते होने चाहिए जो आपकी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाए किसी भी करंट के प्रति। तो देखिए अभी 41 वोल्ट करंट देख रहे हो आप हमारे इस मल्टीमीटर पर। अगर मैं पूरी तरह इंसुलेटेड हूँ, मेरी प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा है, तो ये करंट मेरे को नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी आपको एहतियात रखनी चाहिए। नंगे पैर, सीधे हाथ से, गीले हाथ से और बिना इंसुलेटेड अपने पैरों में कुछ भी पहने किसी भी उपकरण को सीधे हाथ ना लगाएं। तो दोस्तों वो सभी ज़रूरी निरीक्षण करने के बाद अब हम इसके कंप्रेसर को जांचेंगे। लेकिन उससे पहले हम उस कंपार्टमेंट को जहां पर हमारे कंप्रेसर व अन्य कंपोनेंट हैं उसे धूल रहित करेंगे। उसके लिए मैं एक ब्लोअर का इस्तेमाल करूंगा। काफ़ी धूल उड़ने वाली है, इसलिए मैंने अपने चेहरे को कवर कर लिया है एक रुमाल से, ताकि ये जो अवांछित धूल है ये मेरी सांसों के द्वारा कोई नुकसान ना कर दे अंदर जाकर। क्योंकि दोस्तों धूल में काफ़ी बैक्टीरिया, वायरस हो सकते हैं, इसलिए आपको धूल रहित करते हुए आपको काफ़ी सावधानी का इस्तेमाल करना होता है अपने प्रति। और धूल भी काफ़ी नुकसान करती है हमारे उपकरण को। नमी के मौसम में यह हमारे जो खुले कंपोनेंट हैं, रिले वगैरह, उन पर जम जाती है और उससे हमारी रिले शॉर्ट हो जाती है और खुले हुए कंपोनेंटों को भी यह ख़राब करने का काम करती है। इसलिए कोई भी उपकरण हो उसे आपको टाइम टू टाइम धूल रहित करते रहना चाहिए। ये जो कार्य हमारे प्रिवेंट मेंटेनेंस के तहत आते हैं और इससे उपकरण की क्षमता बढ़ जाती है, उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। प्रिवेंट मेंटेनेंस का मतलब ही यही होता है कि किसी भी उपकरण को ख़राब होने से पहले उसे ठीक कर लेना। दोस्तों यह एक ट्रांसफार्मर है 12 वोल्ट का। यह सप्लाई देता है जो हमारा यह आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है। इसके अंदर 2 फैन लगे हुए हैं, एक हवा को खींचता है और एक फेंकता है। ये इसका कवर है, गर्म होने के कारण ये ट्रांसफार्मर इस कवर से बाहर निकलकर नीचे की तरफ गिर गया है। इसका जंक्शन बॉक्स है, सभी वायरिंग के पॉइंट यहाँ से होकर जाते हैं। काफ़ी पेचीदा वायरिंग है इसकी। कोई भी उपकरण हो जिसकी वायरिंग पेचीदा हो तो उसको डिस्टर्ब करने से पहले इसका थर्मोस्टेट है दोस्तों, ये इसमें 2 थर्मोस्टेट है, दूसरा भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको बता रहा था कि कोई भी पेचीदा वायरिंग हो किसी भी उपकरण में तो उसको डिस्टर्ब करने से पहले, उसको ओपन करने से पहले आप या तो उसका फ़ोटो खींच लीजिए अगर आपके पास फ़ोन है, नहीं तो आप उसे स्कैन कर लीजिए दिमाग में अच्छी तरह से, ताकि कोई भी गलती उसको दोबारा से लगाते हुए आपसे ना हो। हम एक्साइटमेंट में ऐसा करते हैं अक्सर, जब हम नया नया काम करते हैं तो अक्सर हमसे यह गलती हो जाती है। हम उत्सुकतावश उसको खोल तो लेते हैं, लेकिन
फिर फिट करने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर को मैंने चालू कर दिया है। कंप्रेसर में कोई धड़कन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, डिस्प्ले में लाइट है थर्मोस्टेट की, फ़ैन भी नहीं चल रहा और ट्रांसफार्मर हल्का है, गर्म है, यानी कि यह काम कर रहा है। वो मैं फ़ैन देखूंगा अंदर के, तभी पता लग पाएगा कि यह सही प्रकार से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। काफ़ी वायरिंग है, इसमें 2 सेंसर लगे हुए हैं दोस्तों। ये इसका थर्मोस्टेट है, जो दूसरा मैं आपको अभी बता रहा था, अभी मैं दिखाऊंगा, और ये इसका दूसरा थर्मोस्टेट है। ये यहाँ से कमांड देता है जो भी तापमान हम सेट करते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल थर्मोस्टेट है, उस वहाँ से कंप्रेसर का कंट्रोल होना। और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर एक हीटर भी है, वो भी उसी थर्मोस्टेट से कमांड होता है। फ़ैन को मैं देख रहा हूँ कि कहीं ये DC वोल्ट का है या फिर AC वोल्ट का है। आपको ये सभी चीज़ें चेक करनी होती है किसी भी उपकरण पर कार्य करने से पहले। ये जो फ़ैन है ये AC वोल्ट का ही है, लेकिन चल नहीं रहा। इसके कनेक्शन को जांचूंगा मैं, पूरी वायरिंग को ध्यान से देखने के बाद ही इसे मैं खोलूँगा। कुछ फ़ोटो मैं खींच लूँगा और दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लूँगा। वैसे डायग्राम होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि डायग्राम फट जाता है उपकरण से, तो आपको इन बातों का ध्यान हमेशा रखना होगा किसी भी उपकरण पर काम करते हुए। तो मैंने पॉइंट को डिस्कनेक्ट कर लिया है, ऊपर से मैंने वायरिंग को निकाल लिया है। अब जब आप उस पर काम करना शुरू करें तो आप दोस्तों पीछे से पावर को ऑफ़ कर लें, प्लग को सॉकेट से बिल्कुल निकाल कर अलग रख दें। ऐसा ना हो कि आपने स्विच ऑफ कर दिया हो और आप सोच रहे होंगे कि पावर कट ऑफ हो गया है। काफ़ी कन्फ्यूजन है वायरिंग में, इसलिए मैंने इस फ्लैप को उतार लिया है ताकि मैं देख पाऊँ कि कौन सा वायरिंग कहाँ से आया और कहाँ पर गया है। इसको देखने के लिए इस फ्लैप को उतारना ज़रूरी था। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 2 सेंसर लगे हुए हैं, एक कोयल से टच किया हुआ है और एक इसके कैबिनेट के अंदर सेंसर है। ये इसका जंक्शन बॉक्स है, यहीं से सारी वायरिंग गई हुई है। हीटर के 2 तार भी यहीं से गए हैं, फ़ैन के लिए भी यहीं से सप्लाई आई हुई है। सिर्फ थर्मोस्टेट टू थर्मोस्टेट कुछ अलग से वायरिंग है, वो अलग ही दिख रही है। अब मैंने कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाने की कोशिश की है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये इसका दोस्तों मेन वायरिंग है। जब भी आप किसी भी उपकरण पर काम करें, सबसे पहले उसकी मेन वायरिंग की जो हम हमारे सॉकेट में लगाते हैं उसे पकड़िए। मेन वायरिंग कहाँ पर लगी हुई है उसे देखिए, फेज़ और न्यूट्रल कहाँ पर लगे हुए हैं। नीचे की तरफ मेरे इस मेन वायरिंग के फेज़ और न्यूट्रल लगे हुए हैं, और इसी से फिर एक वायरिंग गई है थर्मोस्टेट में, और एक वायरिंग गई है हमारे कंप्रेसर पर। थर्मोस्टेट पर फेस गया हुआ है। अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि थर्मोस्टेट पर फेस ही जाता है, क्योंकि फेस का ऑन होना बंद होना ही उपकरण की सेहत के लिए अच्छा है। और एक फेस की तार हमारे इस थर्मोस्टेट पर आई हुई है, और इसी थर्मोस्टेट से हमारे कंप्रेसर को ब्लैक रंग की वायर चलाने के लिए गई हुई है, और एक फेस हमारा इस डिस्प्ले में आया हुआ है जो इंडिकेटर जल रहा है, और उसी थर्मोस्टेट से एक वायर हमारे हीटर को गई हुई है, और एक उस थर्मोस्टेट पर न्यूट्रल है। क्योंकि दोस्तों उसका जो सर्किट है थर्मोस्टेट के अंदर, वो फेज़ और न्यूट्रल उसको दोनों चाहिए होती है, तभी वो काम करेगा। कोई भी सप्लाई को DC वोल्ट या AC वोल्ट में वो जब भी कन्वर्ट करेगा। हमारा कंप्रेसर चल गया है, मैंने इसे डायरेक्ट चलाया है। मैंने उस थर्मोस्टेट से जो कंप्रेसर की ब्लैक वायर थी उसे उतार लिया है, और मैंने उसको सीधा फेस दे दिया है, जिससे कि मेरा कंप्रेसर और फ़ैन दोनों चल पड़े। यानी कि मैं अब कन्फर्म हूँ कि मेरा जो यह उपकरण है दोस्तों, यह इस थर्मोस्टेट की वजह से नहीं चल पा रहा। सेंसर भी मेरे ठीक है, वो मैंने चेक कर लिया। अगर सेंसर मेरे ख़राब होते तो मेरे इस जो थर्मोस्टेट डिस्प्ले वाला है इस पर एरर के निशान आ जाते, E1 या फिर E2 जो 2 सेंसर के साइन है वो आ जाते अगर ख़राब होता तो। और आप देखिए यहाँ न्यूट्रल हमारे एक इंडिकेटर में गई है और एक फेस गया हुआ है। और जो कंप्रेसर का जो थर्मोस्टेट मैं आपको बता रहा था उसके मैं और भी आपको एक आसान तरीका बता। तो दोस्तों देखिए, प्रकृति का जो रूप है वो कभी भी फेड नहीं होता। यानी कि आप प्रकृति को जितना देखेंगे आपको उतना ही आनंद आएगा। और इसी प्रकृति को बचाने के लिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो कुछ ना कुछ योगदान अवश्य दे हमारी इस प्रकृति को बचाने के लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि UN की एक कमेटी है, IPCC है शायद, तो हर वो 5 साल या 7 साल में एक रिपोर्ट देती है क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग, यानी कि उससे संबंधित। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी उसने एक रिपोर्ट दी है 9 अगस्त को। मैं दिखाता हूँ आपको गांव का कल्चर। देखिए दोस्तों, बकरियों का समूह है ये। यहाँ पर बकरी पालन भी किया जाता है, और यहाँ की जो
कॉमन फसलें यानी ज़्यादातर उगाई जाने वाली वो बाजरा है जो अभी आप देख रहे हैं। जो यह बॉक्स आप देख रहे हैं दोस्तों, इसी के अंदर 2 फैन लगे हुए हैं जो डीसी वोल्ट पर चलते हैं। एक हवा को अपने अंदर खींचता है और एक दूसरी तरफ से बाहर निकालता है। देखिए जैसे ये जो फ़ैन है ये हवा को फेंक रहा है आगे की तरफ, और जो इधर वाला फ़ैन है वो हवा को खींच रहा है। इससे क्या होता है कि जो कूलिंग सर्कुलेशन है दोस्तों वो बढ़ जाता है और तेज़ी से कूलिंग होती है पूरे इस कंपार्टमेंट में, ताकि हमारी जो सभी वैक्सीन हैं उनको समानांतर हवा लगती रहे, समानांतर तापमान एक सा हर कोने में होता रहे। इसी पर्पज़ से ये फ़ैन लगाए गए हैं दोस्तों। इसी के अंदर हीटर भी रखे हुए हैं जो हमारे इस कई बार फ़ैन के आगे पीछे अगर बर्फ़ जम जाती है तो उन्हें पिघालने के लिए वो हीटर भी अपनी सेटिंग के अनुसार वर्क करते हैं। तो आपने देख लिया दोस्तों इस कंपार्टमेंट को, फ़ैन चल रहे हैं, लेकिन कंप्रेशर और जो मेरा फ़ैन नीचे है वो नहीं चल रहा। अब इस थर्मोस्टेट को मेरे को खोलना होगा। इसको खोलने के लिए मेरे को नोज प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं 1.1 एम्पेयर मेरा अभी पूरा सिस्टम ले रहा है। ये मैंने डायरेक्ट चला हुआ है, यानी कि थर्मोस्टेट के बगैर मैंने सप्लाई सीधे ही पूरे सर्किट को दे दी। और जो भी रेफ्रिजरेशन का उपकरण होता है दोस्तों उसे हमें थर्मोस्टेट के द्वारा ही चलाना होता है। कभी भी आप किसी भी उपकरण को डायरेक्ट मत चलाएं दोस्तों, इससे हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। उसकी वजह यही है कि उपकरण लगातार चलता रहता है और उस वजह से हमारा जो थर्मल है वो भी लगातार चलता रहता है। इस थर्मोस्टेट की 2 सेटिंग होती हैं, अगर आपको कभी करनी पड़े तो बताता हूँ। जो अभी आप देख रहे हैं ये ऊपर की सेटिंग है, जो हमारी कैबिनेट है उसके अंदर का तापमान हम उस ऊपर वाले बटन से सेट करते हैं। जैसे मैंने इसको नीचे किया और इसे लगातार दबा के रखा तो अभी आप देखेंगे -4 शो कर रहा है। ये मेरी नीचे की सेटिंग है, यानी कि जो मेरी कूलिंग कोयल है उसके सेंसर के साथ, उसके साथ जो सेंसर लगा है उसकी सेंसर की सेटिंग है। ये डेनफोस कंपनी का ही थर्मोस्टेट है और ये 2 थर्मोस्टेट आपस में सीरीज़ में काम करते हैं दोस्तों। अभी नीचे की सेटिंग में दिखा रहा हूँ, -4 पे रखते हैं हम। ये सेंसर जो कूलिंग कोयल से टच किया हुआ है, और जो ऊपर की सेटिंग है वो हम +4 पे रखते हैं, जो कैबिनेट में हमें तापमान प्राप्त करना है। ये निशान ऊपर और नीचे को दर्शाते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए। तो दोस्तों उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि अगले 10 सालों में हमारी जो पृथ्वी उसका तापमान 1.4 और बढ़ जाएगा, और जिससे काफ़ी आपदाएं हमारे जीवन पर आएंगी, प्रकृति पर भी, मनुष्य पर भी, जानवरों पर भी, हर उस ऑब्जेक्ट पर जो हमारी इस वायुमंडल के नीचे हमारी पृथ्वी में रहता है। और मैं आपको यह भी बात बता देता हूँ कि लगभग 35 सालों के अंतर्गत अगर हमारी पृथ्वी का तापमान 4.5 सेंटीग्रेड तक चला गया तो समझ लीजिए कि इसका विनाश निश्चित है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अपनी प्रैक्टिस को गुड करें, अच्छे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें, कोशिश कीजिए कि वायुमंडल में सीधे गैस छोड़ने से बचें। और उन्होंने यह भी कहा कि खासकर इंडिया के भी कम से कम 12 या 14 तापमान 1.4 तक बढ़ गया 10 सालों में तो वो पूरी तरह से डूब जाएंगे, जिनमें बॉम्बे, जो भी समुद्र के किनारे जो शहर हैं वो सब डूब जाएंगे, क्योंकि जो सारा बर्फ़ है पहाड़ों का वो पिघल कर समुद्र में आ जाएगा और समुद्र का जल स्तर काफ़ी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी आशा के साथ कि आप भी अपने काम में नई टेक्निक शामिल करेंगे, नए उपकरण शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर काम को दिल से किया जाए, यानी कि कोई भी काम करे तो आप 100% ही दें अपने काम को, कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। तो अब हम इस थर्मोस्टेट को खोलेंगे। इसको खोलने से पहले मैंने इसके सभी कनेक्शनों को अच्छी तरह से जांच लिए हैं। आप अपने दिमाग में स्कैन कर लीजिए कौन सी वायर कहाँ पर लगी हुई है। फिर भी इनके ऊपर भी कुछ नंबरिंग लिखी होती है, उसके हिसाब से भी आप आराम से इसकी वायरिंग कर लेंगे। लेकिन फिर भी कोई भी उपकरण हो उसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए, कोई भी वायर को डिस्कनेक्ट करते हुए उस सर्किट से, और फिर उसको दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं तो उसका कोई फ़ोटो खींच लीजिए जो आपके पास सेव रहे। अब मैं इसको एक बार खोल कर देखूँगा। देखिए इसके सर्किट को मैंने बाहर निकाल लिया है और हमें ध्यान से देखने पर पाया कि इसका एक रेजिस्टेंस जल गया है, जो अभी आप देख पा रहे हैं दोस्तों। ये रेजिस्टेंस है, ये पूरी तरह से जल गया है, ब्लैक हो गया है। इतना ब्लैक हो गया कि जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ही जल गया है। तो शायद यही वजह है कि सप्लाई कंप्रेसर पर नहीं जा पा रही।
और यही मुख्य कारण हमें मानना होगा हमारे कंप्रेसर और फ़ैन मोटर के ना चलने का। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको रिपेयर करवाएं, और मैंने उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया और इस रेजिस्टेंस को बदलवाने की कोशिश की। यह 1K की रेजिस्टेंस है दोस्तों, और इसकी जगह हमने दूसरी रेजिस्टेंस को लगा दिया। इसको लगाने के बाद मैं इसको दोबारा से फिर ले जाकर वहीं चेक करूँगा, क्योंकि वो काफ़ी दूर पड़ जाता है मेरे हेडक्वार्टर से। तो हम उसे चेक करने के लिए दोबारा से वहाँ पर चलेंगे, लेकिन इससे पहले हमें इस रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से ब्रेजिंग करना होगा इस सर्किट में, ताकि फिट करते हुए ये दोबारा से डीब्रेज ना हो जाए। क्योंकि इसे यहाँ पर मैं चेक नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसके अंदर सेंसर भी लगे हुए थे। जो जैक मैंने 3 निकाले उनमें से 2 जैक सेंसर के थे और एक जैक जो वो थर्मोस्टेट डिस्प्ले वाला आपने देखा उसको सप्लाई देता है। तो इसे हमें वहीं पर चेक करना होगा, और जब भी मैं इसको वहाँ लेकर जाऊँगा तो इसका भी मैं एक वीडियो आपके लिए अवश्य बनाऊँगा, ताकि हम इस फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में पूरी तरह से कंफर्म हो जाएं कि हाँ, इसी की वजह से यह फ़ॉल्ट इसके अंदर आया, हमारा कंप्रेसर फ़ैन नहीं चल पाया। लेकिन दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है, शायद इस रेजिस्टेंस के बाद भी हमारा उपकरण ना चले, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी IC दिए हुए हैं जो शायद ख़राब हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।